नमस्कार दोस्तों, बरबड़ एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आदाब और खैर मकदम है। आज मैं फिर से नए तथ्य के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हमारा नया तथ्य है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण हमारे तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा और द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में विशेष तौर से आती है और प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में भी हिंदी व्याकरण आती है। इसके साथ केवीएस, एनवीएस और डीएसएसपी में भी हिंदी व्याकरण आती है। मैंने टॉपिक उठाया है आपके एनसीईआरटी और सीबीएसई की जो बुक्स चलती है उसके अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग परीक्षा में सवाल आते हैं। कोई गाइड से क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो ऑथेंटिक बुक होती है उसी में से सवाल आते हैं। तो मैंने एनसीईआरटी और सीबीएसई से जो टॉपिक उठाया है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए मित्रों, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में हिंदी व्याकरण, हिंदी के लिए हिंदी व्याकरण आएगी, उसके साथ हिंदी शिक्षण विद्या आएगी। तो मैं हिंदी शिक्षण विद्या और हिंदी व्याकरण दोनों करवा रहा हूँ। इसके साथ में हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है, उसको आप पढ़ें। हिंदी काव्य शास्त्र चल रहा है, उसको आप पढ़ें। और मेरे चैनल पे जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठिएगा। एक एक बिंदु को आप लिखते जाइए, आपके पढ़ने में सहूलियत रहेगी, आपको अच्छा रहेगा, आपकी अच्छी तैयारी होगी, ये मेरा वादा है। और हिंदी साहित्य से जो भी तैयारी करने वाला अभ्यर्थी है, जो मेरा दोस्त है, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हिंदी साहित्य के इतिहास और काव्य शास्त्र से संबंधित कोई किसी तरह की समस्या नहीं रहेगी, ठीक है ना। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में शब्द के बारे में चर्चा करूंगा। शब्द क्या होते हैं, शब्दों का निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। यह अभी लेटेस्ट में आपके तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा है जो कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान में करवा रहा है, वो हिंदी से जो परीक्षा देने वाले हैं उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। मैं जो यह मैटर आपके सामने लेकर आया हूं, यह अपनी बुक्स है 9 से कक्षा 12 तक की जो बुक्स है एनसीईआरटी की और सीबीएसई बोर्ड की, आरबीएसई बोर्ड की, उसमें से मैंने तथ्य उठाए हैं और उसी में से ही अधिकतर सवाल आते हैं। ऑथेंटिक किताबों में से ही सवाल आते हैं और स्पष्ट लिखा हुआ होता है कि कक्षा 9 से 12 तक या 12 से ऊपर ऐसा सिलेबस में लिखा होता है। सिलेबस से हटकर कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता है, ना रीट में पूछा गया था, ठीक है ना। रीट में भी कक्षा 6 से 8 तक पूछा तो 6 से 8 तक ही सवाल आए। अब बड़ी बड़ी गाइडें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आप दुकानदार के पास जाओ तो आपके पास असंख्य गाइडें आपको दिखा देगा, पर आपको ऑथेंटिक किताब पढ़नी है। उस किताब को एक बार नहीं 100 बार पढ़ो। ऑथेंटिक किताब जो भी नाम लिखा है, सिलेबस में दे दिया कि यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, उस किताब को एक बार नहीं 100 बार आप पढ़ें, जरूर आपको सफलता मिलेगी। मैं कहता हूं आपको, कक्षा 9 से 12 तक जो हिंदी की व्याकरण किताब चलती है, उस किताब को एक बार नहीं आप 100 बार पढ़ें, आपका हिंदी व्याकरण का एक भी सवाल गलत नहीं होगा, यह मेरा वादा है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं शब्द का निर्माण कैसे होता है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। दो तरह के शब्द होते हैं। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यह 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी शब्द है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक, यह 4 प्रकार के होते हैं। इन दोनों से ही शब्दों का निर्माण होता है। पहले मैं बात करूंगा आपके संज्ञा से। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब परीक्षा में ऐसे सवाल तो पूछे नहीं जाते हैं, विकारी शब्द कौन कौन से विकारी शब्द है, कौन से अविकारी शब्द है ना। ऐसे कभी परीक्षा में सवाल नहीं पूछा जाता है। ऐसा पूछा जाता है कि सर्वनाम दे दिया जाएगा कि इनकी भाववाचक संज्ञा होगी, ठीक है ना। जैसे अपना शब्द दे दिया जाएगा, इनकी भाववाचक संज्ञा क्या है, तो अपनता होगा। इस तरीके से शब्द देंगे आपको, 4 ऑप्शन होंगे और सवाल दे दिया जाएगा और 4 सवालों में अ ब स द में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसकी भाववाचक संज्ञा है। कोई विशेषण दे दिया जाएगा कि इसकी भाववाचक संज्ञा है। इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम के अंदर। वही मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। देखिए दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं संज्ञा। संज्ञा है वो
ये संज्ञा है, ये संज्ञा किसी नाम को ही कहा जाता है। नाम चाहे रमेश हो, चाहे सुरेश हो, चाहे आगरा हो, चाहे ताजमहल हो, ठीक है ना, कुछ भी हो, नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। ठीक है ना, नाम चाहे रमेश हो, चाहे सुरेश हो, चाहे आगरा हो, चाहे ताजमहल हो, चाहे दिल्ली हो, कुछ भी हो, नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। नाम आ गया तो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, आगरा आ गया तो स्थानवाचक संज्ञा, और ताजमहल आ गया तो वस्तुवाचक संज्ञा। इस तरीके से संज्ञा का निर्माण होता है। ऐसे परीक्षण हमेशा आते हैं परीक्षा में, और अपन वहां हौसला खो बैठते हैं, अपन अपना दिमाग लगाकर बैठ जाते हैं, परंतु वो सवाल गलत हो जाता है। मैं आपको एक बार और कह देना चाहता हूं कि आप कक्षा 9 से लगाकर 12 तक चलने वाली हिंदी व्याकरण की किताब, उनको एक बार नहीं 100 बार पढ़ें, आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। मैंने कई कंपटीशन देखे हैं। अभी जो रीट हुआ था, रीट में सिलेबस में लिखा था आरबीएससी के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक, तो कक्षा 6 से 8 तक 3 किताबों में से एक भी सवाल बाहर नहीं था। चाहे आप कितनी गाइडें पढ़ ले, आप भ्रमित हो जाते हो। तो ऑथेंटिक किताब ऑथेंटिक होती है, और ऑथेंटिक के अनुसार आपको एक एक शब्द पकड़ना है। तो संज्ञा, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। नाम आ गया रमेश, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम आ गया आगरा, स्थानवाचक संज्ञा। नाम आ गया ताजमहल, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है ना, वस्तुवाचक संज्ञा। इस तरीके से संज्ञा का निर्माण होता है। संज्ञा के 3 भेद हैं, मैंने आपके सामने बता दिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आपको एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम आपको बोध कराता है। व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध कराता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है ना, जैसे नदियों के नाम, कोई नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, शहरों के नाम, ठीक है ना, शहरों के नाम, यह आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। यह आप हमेशा ध्यान रखना। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, आपको याद है, मुझे पता है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 5 से 6 से हिंदी व्याकरण पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको इस चीज का तो ज्ञान है। अब सवाल कहां से बन रहा है, तो मैंने शुरू से लिया है, और सवाल आगे कहां से बनेगा मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं जातिवाचक की बात कराता हूं, किसी जाति का बोध कराते हो, है ना, जैसे जातिवाचक संज्ञा में किसी जाति का बोध कराते हैं, जैसे गाय है ना, आदमी है, पुस्तक है, इसका बोध कराते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा है। जैसे गाय किसी, जैसे पंजाबी गाय है ना, कोई गाय की नस्ल का नाम आ गया, जैसे कोई आदमी है, आदमी के बारे में आ गया, जैसे पुस्तक है, जैसे रामायण है, महाभारत है ना, ऐसे नाम आ गए तो वो जातिवाचक के अंदर आएंगे। और भाववाचक के अंदर गुण धर्म का बोध होगा, भाववाचक के अंदर गुण धर्म का बोध होगा। ठीक है ना, गुण धर्म का बोध होगा, उसे भाववाचक कहेंगे। गुण धर्म दशा, ठीक है ना, जो भी स्थिति है ना, स्थिति का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसी शब्द लेके आता हूं, उन शब्दों पर आप विचार करें और भाववाचक संज्ञा बनाने की कोशिश करें। ठीक है ना, देखिए दोस्तों, हिंदी व्याकरण तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा पीआरटी केडीएस के अंदर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जिस प्रकार द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा और प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा कॉलेज लेक्चर के लिए हिंदी साहित्य इतिहास का जितना महत्व रहता है, उतना का उतना महत्व एक पीआरटी शिक्षक के लिए रहता है, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए रहता है। अब मैं आपसे बात करूं जातिवाचक से, यह जातिवाचक है ना, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। ठीक है ना, भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, तो मैं आपके सामने नाम रखूं। एक नाम है शिशु, यह एक जाति है। ठीक है ना, एक विद्वान, मैं आपके सामने नाम रखूं विद्वान। दूसरा नाम रखूं मैं आपके सामने मित्र। तीसरा नाम रखूं आपके सामने पशु। ठीक है ना, और चौथा नाम रखूं मैं आपके सामने पुरुष। आगे नाम रखूं मैं सती। ठीक है ना, सती।
और उससे आगे मैं नाम रखूं लड़का। आप इसको ध्यान से पढ़ना। शिशु को अपन भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो बनेगा शैशव। ये ध्यान, यह कई बार परीक्षा में सवाल आया हुआ है और अपन इसको नजरअंदाज कर देते हैं। परीक्षा अपनी किताब में से आता सवाल अपनी किताब में से आता है। किताब अपने आंखों के सामने रहती है और उस पर अपन ध्यान नहीं देते हैं। हिंदी व्याकरण जो अपनी स्कूलों में चलने वाली किताब है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अपन अच्छे कवरेज को देखते हैं, मार्केट जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, अच्छा कवरेज चमकाया होता है ना, उसके लालच हो जाते हैं, फालतू में समय बर्बाद कर लेते हैं। उसको आप एक बार पढ़ते हो, उसमें अनलिमिटेड मटेरियल दिया हुआ होता है, कोई काम का नहीं। आप जानकारी उतनी ही अर्जित करें जितना परीक्षा में पूछा जा रहा है। परीक्षा में सिलेबस से हटकर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। परीक्षा में जो सवाल पूछा जाएगा वो ऑथेंटिक किताब से पूछा जाएगा, किसी गाइड से नहीं पूछा जाएगा। अब परीक्षा तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा है ना, अपना बोर्ड करा रहा है कर्मचारी चयन आयोग, तो वो बोर्ड हिंदी व्याकरण जो स्कूलों में चलने वाली किताब है उस किताब को उठाएगा। अब उस किताब में से सवाल देगा या उसके आधार पर जो क्वेश्चन है वो बोर्ड बनाएगा, है ना। यहाँ शिशु है तो शिशु की जगह दूसरा कोई शब्द रख देगा। हमें पता होना चाहिए कि शिशु की भाववाचक संज्ञा शैशव होता है, ये हमें पता होना चाहिए। और शैशव वाला तो सवाल कई बार परीक्षा में आ चुका है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। शैशव शिशु शब्द का भाववाचक संज्ञा होगा, आपके सामने शैशव भी होगा और आपके सामने शिशुता भी होगा, शिशुत्व भी होगा, कई तरह के शब्द होंगे। अगर शैशव के साथ अगर शिशुता शब्द आता है तो यह भी सही होगा। दोनों में से एक शब्द आएंगे, या तो आएगा शैशव या आएगा शिशुता। शिशुता कभी इनका उत्तर नहीं होगा, यह आप ध्यान में रखें। आगे शब्द है विद्वान, आगे शब्द है विद्वान। विद्वान का विद्वता होगा, विद्वान का विद्वता शब्द उनका उत्तर होगा, ठीक है ना। विद्वान का विद्वता उत्तर होगा, यह आप ध्यान रखना, कोई दूसरा मत करना। इनके मिलते जुलते ऐसे शब्द दिए जाएंगे जो आपको भ्रमित करेंगे, ऐसे ही मिलते जुलते शब्द दिए जाएंगे आपको भ्रमित करेंगे। देखिए मित्रों, विद्वान का विद्वता ही होगा, दूसरा नहीं होगा, ठीक है ना। अपन जातिवाची मित्र का आपके सामने बात करूं, मित्र का मित्रता होगा, मित्रत्व नहीं होगा, मित्रतम नहीं होगा, मित्र का मित्रता होगा, मीत भी नहीं होगा। कई ऑप्शन होंगे, मीत भी दे दिया जाएगा, ठीक है ना, ऐसे मीत दे दिया जाएगा, ठीक है ना, और मित्रत्व दे दिया जाएगा, है ना। ऐसे कई शब्द दे दिए जाएंगे, वो गलत है। ऐसे कई शब्द दे दिए जाएंगे मिलते जुलते, वो गलत है। आपको मित्र का मित्रता याद रखना है कि एक जातिवाचक मित्र है और उसकी भाववाचक संज्ञा मित्रता बनेगी, यह आपको ध्यान रखना है। फिर पशु का पशुता होगा, पशु का पशुता होगा, पशुत्व नहीं होगा, पशुत्व भी होगा। वहां ऑप्शन में पशुत्व भी होगा, आपको पशु से पशुता करना है। ये सवाल सारे परीक्षा में आए हुए हैं, सारे परीक्षा में सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में सारे के सारे परीक्षा में आए हुए हैं और सारे के सारे हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 से 12 तक व्याकरण की किताब चल रही है उसी में से लिए जाते हैं। हाँ, उसको थोड़ा मॉडर्नाइजेशन कर दिया जाता है, सवाल का थोड़ा आकार बढ़ा दिया जाता है या सवाल की कुछ परिभाषा थोड़ी अलग चेंज कर दी जाती है। इस तरीके से सवाल उस किताब में से ही होंगे, बाहर नहीं होंगे। आप इसमें जितना सीखना है वो सीख सकते हैं। फिर आता है पुरुष का पुरुषत्व होगा, पुरुषत्व, पुरुषता नहीं होगा, पुरुष का पुरुषत्व होगा। सती का सतीत्व होगा, सती शब्द का सतीत्व उत्तर होगा, सतीत्व, यह सती का सतीत्व होगा। और लड़का का लड़कपन होगा, ठीक है ना, लड़के का लड़कपन उत्तर होगा। यह आप विशेष तौर से मित्रों आपको ध्यान रखना है। मैं आगे और बात करूं संज्ञा के बारे में, कुछ और उदाहरण आपके सामने पेश करूं, आप इनको लिखते जाइए और स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है ना। और मैं बात करूं जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात करता हूं। देखिए मित्रों, आपके लिए बेहद उपयोगी होगा और आपको कहीं धोखा नहीं खाना पड़ेगा, यह मेरा वादा है, कहीं धोखा नहीं करना पड़ेगा। शब्द आप तरह तरह के शब्द पढ़ते हो, उपकरण शब्द पढ़ते हो, है ना, कुछ विवाद वाले शब्द पढ़ते हो, बोर्ड कभी नहीं पूछता।
ऐसे सवाल कभी नहीं पूछता जो हम रोजाना प्रयोग में लेते हैं, उन्हीं शब्दों को पूछा जाता है। एक शब्द है यहां जाति, जातिवाचक, और यह भाववाचक। तो ध्यान रखना है, एक शब्द है गुरु, गुरु का भाववाचक क्या होगा, बच्चे का भाववाचक क्या होगा, सजन का भाववाचक क्या होगा, है ना, और आदमी का भाववाचक क्या होगा, आदमी का भाववाचक क्या होगा, इंसान का भाववाचक क्या होगा, यह आपको याद रखना है। इंसान का भाववाचक क्या होगा। देखिए दोस्तों, गुरु का भाववाचक गुरुत्व नहीं होगा, यह ऑप्शन में हमेशा आएगा। अगर गुरु शब्द की भाववाचक संज्ञा पूछेंगे तो उसमें गुरुत्व शब्द 100% आएगा। ये मैं कह रहा हूं 100% गुरुत्व शब्द देंगे, परंतु गुरुत्व शब्द उसका उत्तर सही नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। गुरुत्व का होगा गौरव, क्या होगा, गौरव, गौरव शब्द सही होगा, गुरुत्व नहीं होगा, ये आप गांठ बांध के देख लेना। फिर बच्चा शब्द हो गया, बच्चा है ना, बच्चा का बचपन होगा, और वहां एक बचकाना शब्द भी आएगा, बचकाना शब्द भी आएगा, आपको किधर नहीं भागना है। बच्चा एक जातिवाचक संज्ञा है, इसकी भाववाचक संज्ञा बचपन होगा। गुरु एक जातिवाचक संज्ञा है, इसकी भाववाचक संज्ञा गौरव होगी। यह आपको ध्यान रखना है, सीधा सा ध्यान रखना है, इसमें किसी तरह का आपको इधर उधर नहीं होना है, ना कुछ सोचना है, ठीक है ना। आप बड़ी बड़ी गाइडें पढ़ रहे हैं तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, कक्षा 9 से 12 तक की जो पाठ्य पुस्तक चल रही है उसका आप एक बार अध्ययन करें, उनको आप पढ़ें। हाँ, आपने बहुत पढ़ लिया, एक बार उनको भी पढ़ लें, उसी के आधार पर ही सवाल आएंगे, बाहर नहीं होगा। मैं आप कहता हूं उसी के आधार पर होगा। बोर्ड कभी भी बच्चे को, क्यों पता है बोर्ड को, हम गलत छाप देंगे, परीक्षा के बाद विद्यार्थी कोर्ट चला जाएगा प्रश्नों के विवाद के चक्कर में, तो विवाद में वो डालना चाहते ही नहीं, कभी भी बोर्ड विवाद में नहीं डालना चाहता है। और बोर्ड का पेपर आपको पता है, कर्मचारी बोर्ड का पेपर थोड़ा लेवल का होता है ना, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है। अब लेवल कक्षा 9 से 12 तक की जो पुस्तक है, उस पुस्तक के आधार पर ही जो परीक्षा कराने वाले हैं विद्वान लोग हैं उस लेवल को बढ़ाते हैं, उसी को बढ़ाते हैं। ये जो गुरु शब्द है इनका गौरव शब्द दे दिया जाएगा, गुरुत्व भी दे दिया जाएगा, है ना, गुरुपूर्ण भी दे दिया जाएगा, ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे। आप दिमाग लगाओगे इसमें गुरुत्व होगा, सब इसका तो गुरुत्व होना ही होना है, आप उसको गुरुत्व भर दोगे। लेकिन ध्यान रखना, गुरु शब्द एक जातिवाचक है और इसकी भाववाचक संज्ञा बनती है तो इसका गौरव होगा। यह हमेशा के लिए आप ध्यान रखना, हमेशा के लिए ध्यान रखना, गुरु की भाववाचक संज्ञा गौरव होगा। अगर मैं बात करूं सजन, जो सजन पुरुष होता है, सीधा साधा इंसान होता है, यह एक जातिवाचक संज्ञा है और इसको अगर अपन भाववाचक बनाएंगे तो सजनता होगा। क्या होगा? सजनता शब्द उत्तर इनका होगा, ठीक है ना। आगे मैं बात करूं आदमी, आदमी के बारे में बात करूं तो आदमी एक भाववाचक संज्ञा है, इसका कुछ नहीं होगा, एक शब्द है जो सबसे अलग है, वो है आदमियत। आदमियत सबसे अलग शब्द है, आदमियत, इनको आप याद रखें, सबसे अलग है। आदमी का भाववाचक संज्ञा आदमियत होगा, और इंसान का आप बोलते ना कि उसमें तो इंसानियत है ही नहीं, ऐसा शब्द आता ना, उसमें तो इंसानियत के गुण है ही नहीं। तो इंसानियत क्या है? इंसानियत एक इंसान जातिवाचक है और जातिवाचक इंसान का इंसानियत बनता है, भाववाचक उनका इंसानियत बनता है। तो आपको ध्यान रखना है इंसानियत, ठीक है ना, इंसानियत होगा। इस प्रकार दोस्तों आप याद रखें, आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी कॉपी में लिखते जाएं। मैं आपको और कुछ शब्द है वो लिखा देता हूं, कुछ जातिवाचक के कुछ और शब्द है उनके बारे में चर्चा कर लेता हूं। जैसे एक शब्द है जातिवाचक, जातिवाचक दानव। दानव का भाववाचक क्या होगा? बूढ़ा का भाववाचक क्या होगा?
बंधु का भाववाचक क्या होगा, ऐसे सवाल पूछते हैं हमेशा। और व्यक्ति का भाववाचक क्या होगा, और ईश्वर का भाववाचक क्या होगा, यह आपको पता करना है। ईश्वर का भाववाचक क्या होगा। अब दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, दानव का भाववाचक दानवता होगा, दानवता होगा। यहां दानवी नहीं होगा, दानवत्व नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सीधा आपको ध्यान रखना है दानव का दानवता होगा। दानव राक्षस को कहते हैं। अगर यहाँ राक्षस शब्द आता तो राक्षस का राक्षसत्व होता, यहाँ दानव शब्द आया है तो दानव का दानवता होगा। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में बुढ़ा शब्द आया है, बूढ़ा, बूढ़ा का होगा बुढ़ापा, बूढ़ा का होगा बुढ़ापा, क्या होगा, बुढ़ापा, बूढ़ा शब्द का होगा बुढ़ापा, है ना। दूसरे शब्द इसमें नहीं आएंगे, वर्तमान नहीं आएंगे, बुढ़तव शब्द नहीं आएगा, यहाँ सीधा आएगा बूढ़ा। बूढ़ा शब्द का भाववाचक है वो बुढ़ापा होगा। और बंधुत्व, बंधु का होगा बंधुत्व, यह आप हमेशा पढ़ते हैं। बंधुता नहीं होगा, इस शब्द को आप गांठ बांध के सुन लेना। गुरु से गौरव होता है ना, उसी प्रकार बंधु शब्द को आप गांठ बांधकर याद कर लेना। क्यों? क्योंकि आप इसमें बंधुता कर देंगे, मुझे पता है। बंधुता नहीं करना है, बंधु से बंधुत्व करना है। बंधु एक जातिवाचक संज्ञा है और पूछा है बंधु शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी, तो वहां आपके सामने ऑप्शन बंधुता भी होगा, ठीक है ना, बंधुता भी होगा, यह गलत है। आपके बंधुत्व उत्तर सही होगा, यह आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में मैं बात करूं व्यक्ति का, व्यक्ति का व्यक्तित्व होगा, व्यक्तित्व, यह शब्द सही होगा। और उसके बाद में ईश्वर का होगा ऐश्वर्य, यह अलग है, ऐश्वर्य, यह शब्द सही होगा। ईश्वरत्व वगैरह, ईश्वरता, ईश, कई तरह के मिलते जुलते शब्द देंगे, वो सही नहीं होंगे मेरे मित्रों। आप ध्यान रखना, ईश्वर का भाववाचक ऐश्वर्य होगा और व्यक्ति का भाववाचक व्यक्तित्व होगा, बंधु का भाववाचक बंधुत्व होगा, बंधुता नहीं होगा, गलत हो जाएगा। आप इसको नजरअंदाज कर लें, अभी से नजरअंदाज कर लें, क्योंकि ऐसे सवाल हमेशा परीक्षा में टपकते हैं। जो अपन भूल जाते हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, वही परीक्षा में सवाल आता है। जातिवाद होगा, दानव का दानवता होगा, और एक मैंने सब बताया था गुरु, गुरु का भाववाचक गौरव होगा। आप गौरव शब्द को अच्छी तरीके से याद कर लेना और बंधु शब्द को अच्छी तरह से याद कर लेना, बंधुता होगा। मित्रों आज इतना ही, नेक्स्ट कक्षा में मैं आगे भाववाचक संज्ञा के बारे में बात करूंगा। उसके बाद में सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में फटाफट मैं आपको शॉर्ट तरीके से वीडियो लेकर आऊंगा, कक्षाएं लेकर आऊंगा। आप इस कक्षा पर बने रहें, विजिट करते रहें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे फॉरवर्ड करें। सब्सक्राइब करेंगे, बेल की घंटी को दबाएंगे तो आपके पास मेरा जो नोटिफिकेशन होगा तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा, देरी नहीं होगी और आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी, कहीं सर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपके मोबाइल में आ जाएगा और आप आराम से उस कक्षा को देख लेंगे। नमस्कार, आज इतना ही, कल नए तथ्य के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।